हेलो दोस्तों फिजिक्स वर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल बनाया गया है फिजिक्स को आप तक व्यावहारिक तौर पर पहुंचाने के लिए। दोस्तों फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये टफ इसलिए है क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें हम देख नहीं पाते हैं, तो हम दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाते हैं। हिस्ट्री और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमें इजी लगते हैं, हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं। पॉलिटिकल है, हमें इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो चीज़ें हम देख पाते हैं। फिजिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं। तो हमारा एज ए टीचर मेरा ये उद्देश्य रहता है कि मैं फिजिक्स को इस तरीके से स्टूडेंट्स को समझाऊं ताकि वो उसको फील कर पाएँ। जब भी प्रॉब्लम आपके सामने हो तो आप उसको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उसको अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर पाएँ, ताकि आपको सॉल्यूशन करते समय वो एक इवेंट की तरह नज़र आए। तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा इस चैनल में फिजिक्स पढ़ाते समय आपको। और डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि जब आप उस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे मेरे थ्रू, तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा और मज़ा आने के साथ साथ आप न्यूमेरिकल करने में सक्षम भी होंगे। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य आपको क्लियर है कि फिजिक्स को व्यावहारिक रूप से आपके दिमाग में बैठा देना। ठीक है दोस्तों, फिजिक्स कई एग्जाम्स में काम आती है, नीट में, जेई में, और हम उसी लेवल की फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं उससे आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप और डेप्थ जाना चाहते हैं। अदरवाइज हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जेई लेवल को हम अटेंड कर पाएँ और नीट के क्वेश्चंस भी आप उससे सॉल्व कर पाएँ। इवन जेई मेंस और एडवांस तक के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम 11th का सिलेबस आपके सामने रखना चाहेंगे कि फिजिक्स जो है ये आपकी दो भागों में बटी हुई है, जिसमें एक आता है आपका 11th का सिलेबस और एक आता है आपका 12th का सिलेबस। ठीक है, तो 11th और 12th के क्वेश्चंस या 11-12th के जो चैप्टर्स होते हैं वही आपके डिटेल में आपको दिए जाते हैं जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के एग्जाम्स में। इवन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स में भी इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को बेस रखा जाता है और एडवांस लेवल पर उसको पहुंचा दिया जाता है। 11th का अगेन आपको दो पार्ट में डिवाइड है, 11th की फर्स्ट और 11th का सेकंड पार्ट। ठीक है, 11th के फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले आपके पास में आता है वेक्टर्स। एक मैथमेटिकली टूल है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी देता है। तो वेक्टर्स हो गया और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये हमारे पढ़ने का प्रारूप रहेगा। इसलिए मैं आपको पहले एक बार क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये हम आपको पहले समझाएंगे। ठीक है, छोटे मोटे मैथमेटिकल टूल जैसे प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है, लैंग्वेज को किस तरीके से समझते हैं हम, ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स को हम किस तरीके से डील करें, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को हम किस तरीके से डील करें, ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद दूसरा वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा आपका काइनेमैटिक्स। ठीक है दोस्तों, काइनेमैटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं और मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग अबाउट इट्स कॉज। डेफिनेटली हम कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे, वरना ये एक अपने आप में एक चैप्टर है, क्योंकि मोशन का कॉज होता है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की हम स्टडी नहीं करेंगे, केवल मोशन को हम देखेंगे। तो जब मोशन की बात आती है तो हम इसको 1D यानी कि 1 डायमेंशनल में देख सकते हैं और 2D यानी कि 2 डायमेंशनल में देख सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आपका जो 3 डायमेंशनल मोशन भी हम इसमें स्टडी करते हैं, लेकिन क्योंकि 3 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इस वजह से आपके लिए 3 डायमेंशनल मोशन को यहाँ पर नहीं रखा गया है। जबकि हम गैसेस की जब स्टडी करेंगे तो गैसेस की स्टडी करते समय हम 3D मोशन की स्टडी करेंगे, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3D में ही मोशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1D और 2D की डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम काइनेमेटिक्स से आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर आता है आपका फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्सेस, फोर्स किस तरीके से काम करता है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है मोशन को एक्सेलरेट करने में और मोशन को प्रोड्यूस करने में, ये हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर, ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर और ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। ओके, उसके बाद जब हम फोर्स पढ़ लेंगे तो फोर्स दैट इज कॉज ऑफ मोशन, देन हम फोर्स की एप्लीकेशन पे ध्यान देंगे और फोर्स की जो एप्लीकेशन है वो है वर्क, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जब हम पढ़ेंगे तो वो है वर्क। देखिए, आम लोगों को फोर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि फोर्स कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए वर्क। जैसे फैन रोटेट कर रहा है तो हमें मतलब नहीं है कि ये कैसे रोटेट कर रहा है, हमें तो हवा से मतलब है। ठीक है, गाड़ी चल रही है, कैसे चल रही है, इंजन कैसे घूम रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं वर्क के अंडर। आम आदमी को केवल वर्क से मतलब होता है, उसको मतलब है एनर्जी से और उसको मतलब है पावर से। ठीक है, तो फोर्सेस की एप्लीकेशन के फॉर्म में वर्क डेवलप होता है और वर्क ही एनर्जी की एक फॉर्म है, या वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं हाथों को रब करूं तो मैं हीट प्रोड्यूस कर सकता हूं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूं। और पावर क्या है, किसी एनर्जी को, ठीक है, किसी एनर्जी को आप कितनी देर तक आप उस पावर को यूज कर सकते हैं, किसी एनर्जी को आप कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, ये उसकी पावर है। किसी भी डिवाइस की पावर क्या है कि किसी भी एनर्जी को आप कितनी देर तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद हम जब ट्रांसलेशन मोशन पूरा कर लेते हैं, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब, ट्रांसलेशन मोशन रिलेटेड है आपका ऑब्जेक्ट के खिसकने से, खिसकना। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ से हमारी पावर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी पावर आपकी यहाँ पर थी, अब पावर यहाँ पहुँच गई, तो आप कब तक पावर के पीछे भागते रहेंगे। इस वजह से हम चाहते हैं कि पावर एक ही जगह मिलती रहे, तो इस वजह से हमने रोटेशनल मोशन को खोज निकाला। रोटेशनल मोशन जो है वो पावर को एक ही जगह वापस यूज़ करने की सुविधा देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अप्लाई होती है रोटेशनल मोशन में एज इट इज़। तो जब भी आप इन चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे तभी आपको रोटेशनल मोशन समझ में आएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन में ये सारी चीज़ें आपकी एज इट इज़ यूज़ होंगी। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में एनालॉगी है, एनालॉगस है ट्रांसलेशन मोशन के साथ, ट्रांसलेशन मोशन के साथ। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा वो सब ट्रांसलेशन मोशन है। ट्रांसलेशन मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को खिसकाने में हेल्प कर सकता है, इसी तरीके से रोटेशनल मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने में हेल्प कर सकता है। तो ये हुआ आपका रोटेशनल मोशन का। देन आपका चैप्टर चेंज होता है और चेंज होकर जाता है ग्रेविटेशन के ऊपर। दोस्तों, ग्रेविटेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं बड़े बड़े मासेस के बीच में होने वाले इंटरेक्शन और अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि
ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स है दोस्तों, ये फोर्स मासेस के प्रोपोर्शनल लगता है, यानी कि जितना बड़ा मास उतना बड़ा फोर्स। अब हमारे आसपास जो भी हम मास देख रहे हैं वो बहुत छोटे मासेस हैं। यहाँ बात हो रही है कि अर्थ जो है वो सभी मासेस को अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। अर्थ को भी ये मास अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से हमारा को कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि वह मास वो फोर्स लगभग जीरो के बराबर है, लगभग नगण्य है। ठीक है कि मासेस बहुत ज़्यादा है अर्थ का, तो उसमें हमको कोई भी चेंज या वेरिएशन दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, बात करें जुपिटर की, जुपिटर का मास अर्थ के मुकाबले लगभग 300 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर आपको अर्थ का मोशन देखना है तो आपको जुपिटर के लेवल का मास उसके पास लाना पड़ेगा, तो आप उसका असर देख पाएंगे। तो इस तरीके से अभी तक हमने देखा दोस्तों कि किस तरीके से फर्स्ट बुक के सारे चैप्टर्स आपको बताए जाते हैं। तो ये जेई के सिलेबस, नीट के सिलेबस में आपका ये पूरा का पूरा पार्ट 11th के फर्स्ट चैप्टर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं सेकंड चैप्टर के आसपास। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ बताई है, ठीक है, उसमें हम फोर्सेस को बाहर लगाकर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के बाहर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसके बाहर से आपने फोर्स लगाया और देखा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, और इसमें हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, मास के अंदर, बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इस पे हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन जब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो हमें बॉडी के अंदर के मासेस या अंदर के चेंजेस के बारे में स्टडी करना पड़ता है। और जब हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है आपका कि मैकेनिकल फोर्सेस जो होते हैं इनसाइड, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी का मतलब है कि कोई भी सॉलिड है, इसको हम सॉलिड ज़्यादा अच्छी तरीके से कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में हम देखेंगे कि जो सॉलिड है उस पर जब हम बाहर से फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर के जो चेंजेस हैं, फोर्स है जो अंदर उसका अपोज करते हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसी कुछ शानदार चीज़ों के बारे में, जो हमको अंदर बॉडी के अंदर, सॉलिड के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं बाहर से फोर्स लगाने पर, इसके बारे में हमें बताती है। देन हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के बारे में। दोस्तों फ्लूइड जो है वो वह चीज़ें हैं जो बह सकती हैं, तो सॉलिड नहीं बह सकता, इसलिए उसको इस फ्लूइड से बाहर रखा गया है। और फ्लूइड में आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा लिक्विड और आपको मिलेगा गैस। तो लिक्विड और गैस जो है वो आपको फ्लो कर सकते हैं, इस वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड हम डिफरेंटली पढ़ेंगे। लिक्विड के लिए जिसमें हम पढ़ेंगे बर्नौलीज थ्योरम, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बर्नौली थ्योरम, जिसके बेसिस पे आप देखते हैं कि एरोप्लेन्स और बहुत सारी चीज़ें, एरोप्लेन का उड़ना बर्नौली थ्योरम के ऊपर है, पक्षियों का उड़ना आपका बर्नौली थ्योरम के ऊपर है। ये चीज़ें हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे गैसेस के बारे में, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोस्तों यहाँ हम 3 डायमेंशनल मोशन जिसकी हमने बात की थी
उसकी स्टडी करेंगे कि गैसेस के पार्टिकल किस तरीके से 3D मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और किसी पात्र के अंदर अगर मान लीजिए किसी बॉडी के अंदर वो भरे हुए हैं, किसी कंटेनर में वो फिल हैं, तो किस तरीके से दीवारों पर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्लूइड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ हम जो PV वो प्रेशर वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं, जो हम चारों तरफ देख भी रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना, तब आपका दिमाग साइकोलॉजिकल लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप हर चीज़ के बारे में एक वैज्ञानिक सोच जो है वो आप बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 टॉपिक थोड़े से डिफरेंट आते हैं। वो आते हैं आपके वेव्स। दोस्तों वेव्स, डिफरेंट तरीके की वेव्स। वेव्स क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फ्लो जो है वो वेव्स की फॉर्म में क्लासीफाई है। तो डिफरेंट तरीके की वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन के बारे में। दोस्तों ऑसिलेशन होता है जब कोई भी बॉडी मेन पोजीशन यानी कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड थ्रू एंड फ्रो मोशन करती है। यानी कि मान लीजिए पेंडुलम है आपका, और वो किसी के मेन पोजीशन के अराउंड एक बार आकर जाता है और उसको रिपीट करता है, तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसकी इक्वेशंस हैं, ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन आपकी वेव में काम आएगी, और इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी पूरा होता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके साथ फिजिक्स का ये सफ़र। ध्यान रखिए, आपको ये चैनल अभी से ही सब्सक्राइब कर लेना है। मैं वादा करता हूँ आपको फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे इसे, तो फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, खेल की तरह लगेगी। इट्स लाइक अ पजल। न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको फील हो रही होगी। दोस्तों उसके बाद हम 12th के सिलेबस के बारे में स्टडी करते हैं। तो 12th के सिलेबस का स्टडी करने से पहले हम आपको बता दें कि 11th का जो सिलेबस है वो लगभग ये मान लीजिए आपका कि 4 to 5 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, हालांकि ऑफलाइन में है 4 to 5 मंथ है, ऑनलाइन में हम कोशिश करेंगे कि लगभग 2 या 3 महीने में आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो 4-5 महीने में लगभग आपका ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप तो टोटल रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र चाबी है सफलता की। इसे दोस्तों लिख लीजिए आप कि आप किसी भी चीज़ को कितना भी अच्छा पढ़ लें, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। ठीक है, किसी एक अच्छी चीज़ को आप चाहे से एक बार पढ़ लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जबकि आप उसी चीज़ को 5 बार पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें नई नई चीज़ें या फिर चीज़ें उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ये चीज़ मुझे आती है। ठीक है, तो दोस्तों 11th का सिलेबस था यहाँ तक। 12th का सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि नेक्स्ट वीडियो में आप अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे, और हम 12th का सिलेबस ज्वाइन करके 12th का सिलेबस सीखेंगे, 12th के सिलेबस में क्या क्या है। और इस वीडियो में हम आज इतना ही रखते हैं, वीडियो की लेंथ लंबी ना करते हुए। ये मानिए कि हम 10 से 15-20 मिनट का एक वीडियो सेशन रखेंगे, और उसमें हम आपको एक टॉपिक क्लियर कराते जाएंगे, और हर टॉपिक के साथ चुने हुए बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेकर आएंगे, और जिससे आपकी फिजिक्स जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपको जैसे पानी गंगा जी में आप नीचे तक देख पाते हैं ना, वैसे फिजिक्स के दूर तक आप देख पाएंगे कि हाँ यार ये हो रहा है। जैसे जैसे लाइन चलती जाएगी वैसे वैसे आपके दिमाग में हाँ ये हो रहा है और मुझे ये करना है। तो ये पिक्चर आपके बननी चाहिए, तभी आपके सॉल्व होंगे क्वेश्चन। वरना आप कितनी भी अच्छी किताब से, कहीं से भी, कितनी भी अच्छी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम 12th का सिलेबस आपके लिए लेकर आएंगे, तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब के लिए आपके लिए शुक्रिया, साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।